स्वागत करता हूँ कि हमारा प्रेस का जो टाइम था वो 4 बजे का, लेकिन आपके इल्म में है कि बाहर पूरा शहर में इस तरह का एहतजाज हुआ है। तमाम जो है वो रूट्स बंद हुए हैं, रक्शे से लेके पेट्रोल वालों का तो सब जो है वो गवर्नमेंट के ऐसे उसके अंदर आ गए हैं कि जिसके अंदर किसी को भी जो है ये नहीं पता चल रहा कि कारोबार ज़िंदगी चलेगा कैसे, और जो कारोबार चल रहे थे वो भी जो है वो बंद होने की नौबत पर चले आ रहे हैं। तो मैं अपना तारुफ कराता हूँ अपने तमाम रियल इस्टेट एसोसिएशन का जो कि कराची भर से आए हुए हैं। सबसे पहले नादिर रोज़ा साहब है, बहरिया टाउन, नादिर रोज़ा बहरिया टाउन डीलर एसोसिएशन। उसके बाद मेरे सैफुद्दीन भाई हैं आल नाजमाबाद रियल इस्टेट एसोसिएशन के सदर हैं। इसके बाद जो है ये अगर साहब आ गए हैं, मेमार एसोसिएशन के सदर हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके साथ साथ मेरे तमाम रियल इस्टेट के मौजूद मेम्बरान डिप्लेरिया रियल इस्टेट एसोसिएशन के नुमाइंदगान, मेरे चेयरमैन, मेरे साबिक सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, आज जो हम यहाँ आपके सामने अपनी गुजारिशात लेकर आए हैं और आप प्रेस के थ्रू जो है ये गुजारिशात हम प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और तमाम अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहते हैं कि आज डिप्लेरिया और शहर की मुख्तलिफ नुमाइंदगा एसोसिएशन के रहनुमा यहाँ जमा हैं। फाइनेंस बिल 2023-24 रियल इस्टेट के हवाले से सिर्फ हम बात करना चाहते हैं। रियल इस्टेट के अंदर अब तक आज के दिन तक किसी भी जो चीज़ है वो क्लियर नहीं हो सकी। पिछले 3 महीने से जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो बंद हुई हुई है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं कर रहा, इदारे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, ना 7E के ऊपर जो है वो कोई चीज़ अब तक जो है क्लियर हो सकी है, ना टैक्सेस के ऊपर क्लियर हो सकी है। और टैक्सेस का इस हद तक जो है बढ़ा देना कि जिसके ऊपर कारोबारी ज़िंदगी जो है वो चलना मुहाल हो गया है। मतलब पहले ही टैक्सेस इतने थे कि ठीक है, और इसका जवाब सिर्फ हमें ये दिया जाता है कि जी IMF की तरफ से है। IMF ये कहता है, तमाम टीवी चैनल्स भी यही रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी IMF ये मंजूर नहीं कर रहा, IMF ये करने नहीं दे रहा, IMF ये चीज़ अप्रूव नहीं कर रहा। IMF कहीं ये नहीं कहता कि आप इस सेक्टर को बंद कर दो और इस सेक्टर को चला दो। IMF सिर्फ ये कहता है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट करो। ये एक कॉमन फिनोमेना है पूरे दुनिया का कि अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज देने के लिए आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जिससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता था आपका। आपने उस सेक्टर को पूरे साल हो गए कि हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। हम लोग इस वक्त जो है वो किसी किस्म का जो है वो काम नहीं कर पा रहे। इवन ये कि जो बजट के अंदर चीज़ें दी जाती हैं वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। बजट के अंदर जो चीज़ें दी गई थी वो आपके सामने है कि वो रिलीज किया गया था, जो कि आपको ये पता है कि हम इस वक्त मुल्क की हमारी सूरत हाल इस तरह का है कि जनाब हम एक डॉलर के लिए जो है वो तरस रहे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है इसी बजट स्पीच में जो है इसाक खान साहब ने ये रिलीज दिया था कि वो $1 लाख जो है वो पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। उस $1 लाख को ख़त्म कर दिया गया, और जो कि पहले $50 लाख था लेकर आने का, 50 लाख तक लेके आ सकते थे, उसको लॉक किया था ताकि रेमिटेंस जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का बढ़े। और जब वो बढ़ता तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसका 70 to 75% रियल इस्टेट में लगता है, वो भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक तस्वीराती रेंट जो है जिसको डीम रेंटल टैक्स कहा जाता है वो लागू कर दिया गया प्लॉट के ऊपर। जबकि मैं आपसे अपनी एसोसिएशन जो कि डिफेंस इलेक्ट्रल की डिफेंस के अंदर जो है एक सोसाइटी किसी भी प्लॉट को रेंटल करने का परमिशन ही नहीं देता। डिफेंस की कोई प्रॉपर्टी की जो प्लॉट की मद में हो वो रेंटल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक उसकी तमाम प्रोसेस पोटेशन और लीज ना हो और बंद ना जाए वो रेंटल नहीं हो सकता। उस पर तस्वीराती रेंट जो है वो लगा दिया गया है। और इस वक्त ये सारे शहर के जो है वो एसोसिएशन आपके सामने बैठी हुई हैं। हम इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ ये अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और अरबाब इख्तियार से कि खुदारा
काम को चलने दीजिए, जो सेक्टर चल रहा है उससे रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके निकालिए। हम जो है तमाम के तमाम लोग मुंबई मतलब पाकिस्तानी हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स से कोई इनकारी नहीं है। हम तो वो लोग हैं कि जो लाखों की तादाद में हम जो है वो 20,000 25,000 या 5 लाख या 10 लाख नहीं है, हमारी तादाद कराची से खैबर तक 25 से 30 लाख लोगों की है। तो ये 25 से 30 लाखों लोग जो एक कारोबार से मुंसलिक हैं, और पिछले सालों में और इन सालों में हम ये कहते रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर एक इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार कर चुका है, और हम एक इंडस्ट्री की तरफ जा रहे थे कि हमें लोन अप्रूव हो, हमारे काम चले। वो तमाम चीज़ें भी जो है वो ख़त्म करके हम पे नए टैक्सेस लागू कर दिए गए, और नए टैक्सेस इस सिम से लगा दिए गए कि किसी को कोई रिलीफ नहीं है। इवन ये है कि जो पहले 50 लाख रुपए का थ्रेशोल्ड था, इस्तना था, उसमें हम कहते हैं कि उसको 70 लाख रुपए कर दिया जाए, क्योंकि जितने भी गरीब गुरबा आबादी हैं या जो भी लोग हैं जिनको जो है विरासत में मकान मिलता है या जिंदगी में एक दफा कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उन पे भी 18.5% टैक्स लगा दिया गया है। तो ये इस तरीके कार से किस तरीके से चल सकेगा? मेरी सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है तमाम अरबानी इख्तियार से कि खुदारा जो सेक्टर चल रहा है उसमें इस्लाह कर लीजिए, इस्लाह से आपको कोई नहीं रोकता। हम ये कहते हैं कि जो पुराने टैक्सेस लगे हुए थे उनको रहने दीजिए, और इस बजट को क्लियर तो कर दें, हमें बता तो दें कि भाई 7 ही नहीं है, ये 7 ही किस तरीके कार से। और ये जो है जो आपने 18.5% मतलब 18.5% आप देखें कि अगर कोई शख्स 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके ऊपर वो क्यों जो है वो 18.5% देगा, या प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा या उसको रेंटल पे देने की कोशिश करेगा। बैंक के अंदर अगर वो 1.5 करोड़ रुपए रखता है तो उसको साल के जो है 22 लाख रुपए वैसे बैंक दे रहा है। तो कौन सा जो है कारोबार यहाँ चल सकता है या जिसमें आपने इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% कर दिया है, 3% बैंक अपना जो है वो चार्जेस ले लेता है, 1% SRP और वो सारा मिलकर ले लेते, तो 25% पे यहाँ पर कौन सा काम और किस तरह होगा? तो ये लाखों लोगों को हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रेस से रिक्वेस्ट है, प्रिंट और जो है सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम आपसे पूरा मन अपील करते हैं। हम सब कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार से बंद होने की वजह से तंग आकर आपके सामने पेश हुए हैं, आपके पास आए कि आप हमारी आवाज़ बन जाएं, क्योंकि हम ना हम रक्षे वालों की तरह से जो है वो पूरे जो है एरिया बंद कर सकते हैं। आपने देखा कि आज मैं जो है 3 किलोमीटर पैदल चलकर इस प्रेस क्लब तक आया हूँ, कि तमाम इसके सराउंडिंग में जो है वो रक्षे वालों ने बंद कर दिया, क्योंकि हमारे चलान 4,000 रुपये कर दिए हैं। तो ये भी हम नहीं कर सकते, हमारे कारोबारी लोग हैं, हम हर एक के साथ जो है वो खड़ा होना चाहते हैं। हम वो फोर्सेज हैं, हम वो फोर्स हैं 20 से 25 लाख जो विदाउट किसी भी कमीशन के एडजस्ट हुए हुए हम इनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम SRP के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम FBR के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम DNA DP के अंदर जो है रजिस्टर्ड है उनका काम कर रहे हैं, मगर हर चीज हम कर रहे हैं और हमारा ना कमीशन भी रजिस्टर्ड है, ना हमारी कोई कौंसल बनाई जाती है, और हम पे ऐसा शक माना जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का काम इस तरह का हो गया है कि जिस तरह कभी प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में हुई नहीं। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं जिससे हम एक अरब डॉलर की ये ठीक मांगते हैं, वो पूरा का पूरा दुबई जो है 30 से 35 साल में आप देख लेंगे कहाँ खड़ा हो गया है। सिंगापुर आपके सामने है, इंडिया आपके सामने है, मलेशिया आपके सामने है, इंग्लैंड आपके सामने। टैक्सेस देने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो है ओवरनाइट जो है जो आप लोग पॉलिसी चेंज करते हैं और आप जो है इतने इस तरह के टैक्सेस जो कि वेरेबल ही नहीं है, ना कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। हम आज इस सूरत हाल में हमारी रिक्वेस्ट जो है तमाम अरबाब इख्तियार से, प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से और सबसे ज़्यादा आप लोगों से, हम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को बताना चाहते हैं कि ना यहाँ कोई टाइकून है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी के टाइकून है वो सब आपके सामने है। हम लोग रियल एस्टेट एजेंट हैं, हम लोग जो है वो घर बना के बेचते हैं, हम आपको घर दिलाते हैं, हम जो है वो कमीशन जनरेट करते हैं। अब ये हमारा काम बिल्कुल बंद हो चुका है कराची से लेके। अब अगर आप में से कोई भी जो है मज़ीद कोई सवाल करना चाहे या कोई और बात लेना चाहे, हमने आपको तमाम अपनी तरीके से जो है दी है, तो हम सब हाजिर हैं। सवाल ये है कि मेरी नज़र में शायद ना कर दीजिएगा, बातें कर दीजिएगा कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है बोल दो, वहाँ जाके करीब जाके बोल दो, लगाया गया
कई जगह ऐसा भाई थोड़ा नादिर से बुलवा लें। नादिर भी दे देगा असल में होता क्या है कि हमारे पिछले साल मेरा नाम मोहम्मद नादिर होता है, मेरा साबित महिला रोड कराची से। मैं आपको बताऊँ कि जो पिछले साल है हमारी हमने 6% GDP ड्रॉप होता था, जिसमें हमें एक एमएसपी दी गई थी कंस्ट्रक्शन का बेसिस। आपने देखा कि हम 6% GDP ड्रॉप करते थे, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर का और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखें कि हमारे में पोटेंशियल था कि हम इसको कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि एक साल के अंदर हमारी करेंसी डिवेल्यूशन 40% इंक्रीज, ठीक है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 40% बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार है। हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के जो प्राइसेस हैं वो 40 से 50% कम हो गए, जो हम मसाइल का शिकार है। होना तो ये था कि हम इस वक्त ICU में थे, हमें होना ये था कि हमें रेमेडी दी जाती है, हमें एक वेंटिलेटर दिया जाता है ताकि आप अपने पैरों पर खड़े होते हो, फिर आप उनके लिए कुछ काम करते हैं। अब आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, टैक्स जनरेट करते हैं। लेकिन इसके बड़े बाद क्या हम पे जाके मुसलसल टैक्स लगा दीजिएगा, और जो हम ICU में थे हमें IMF के कहने पे बाहर हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया गया, हमें लावारिस कर दिया गया, हमने किसी ने कुछ नहीं पूछा, हमसे किसी ने कोई राय नहीं ली। आज ये बताया कि हम 8% एक बाइक खरीद के ऊपर टैक्स देते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में कितना दें? एक नॉन फाइनल 18.5% आपको टैक्स देता है, अब क्या वो 100 टका आपको देते हैं? हम पे है क्या गुंजाइश? मुझे बताएं, हम दे क्या आपको? हम अगर चलेंगे, हम कारोबार करेंगे तो बढ़ेंगे। दुनिया पाकिस्तान के अंदर सेकंड बड़ी लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है ना, वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बस एग्रीकल्चर में सेकंड है। हम 2 करोड़ लोगों से वाबस्ता है, हम बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, हम आपकी GDP ग्रोथ में 12% देते हैं। आप लोगों ने डीप टैक्स के नाम पे 45 से 50 हज़ार रुपए हासिल करने के लिए आपने होम रेफरेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। आज $4 बिलियन आपके होम रेफरेंस डाउन हो गया, 1200 अरब का नुकसान हुआ है, वो आपको नजर नहीं आता। आपको 30-40 हज़ार रुपए चाहिए थे, अगर आप हमारे साथ बैठ के कोई पॉलिसी बना दें तो हम आपको 50 हज़ार रुपए कलेक्ट करके दे सकते हैं, हम आपके साथ कर सकते हैं। आपने 10 बिलियन का बेड़ा गर्क करने के लिए उस पे एडवांस टैक्स के नाम पे 250 में स्क्वायर फीट आपने कमर्शियल पे टैक्स डाल दिया। मुझे बताया ये जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री ऑलरेडी मुश्किल बनाया से गुजर रही है, उनसे जो यूनिट डिलीवर करने हैं वो हो नहीं रहे, आप उस पर मजीद टैक्स ले जाते हैं। IMF की लास्ट ईयर के जो 2020 की रिपोर्ट है उसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में 3.5 लाख घर हर साल होने चाहिए, जो हम प्रोड्यूस करते हैं 2 लाख। इस वक्त ये हाल है कि हम 1 लाख प्रोड्यूस नहीं करते, ये एक मजीद बोरा है जो हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है। वो खुद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि 58 लाख हर साल हमारी है ना जो अपनी आबादी बढ़ रही है। तो मुझे बताएं कि जब ये मसाइल ये खुद अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं तो इस तरह के टैक्सेस लगा कि हमारा क्यों गला घोट किया जा रहा है, हमें क्यों माशी कतल किया जा रहा है? अगर हमसे रेवेन्यू चाहिए तो हमें काम करने दिया जाए, हम काम भी ना करें, हम घर भी बैठ जाए, हमको रेवेन्यू दे तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? ये मुल्क चलेगा कैसे? ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बुरा हाल है, हमारा भी बुरा हाल करते हैं, हमारे लोग बेरोजगार हो गए, हमारे यहाँ 30 से 40% रियल एस्टेट बंद होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो गई है, ना कोई पूछने वाला है ना कुछ करने वाला, सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है कि IMF। तो IMF ने सब कुछ करना है तो मैं IMF के सामने बजा दो, हम अपनी बात तो कैसे करें? उन्हें तो ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है, वो तो अपने पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं। भाई उनको ग्राउंड रियलिटी बताओ कि क्या है, हमारा क्या रोल है? आप इंटरेस्ट रेट 22% कर दे तो इंटरेस्ट का सबसे बड़ा बाहर है तो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी हुकूमत 5,000 अरब हर साल ले लेती है, वही सबसे बड़ी है, हम थोड़ी इंटरेस्ट रेट पे कोई काम कर रहे हैं, मुझे बताइए। तो इस तरह के जो फॉर्मूले उन्होंने बनाए हैं, उनको बताएं कि यार ये इस तरह मसले हल नहीं होंगे, इस तरह हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। आप $3 अरब डॉलर देके आप ये समझते हो कि आपने मुल्क को संभालिया नहीं, अब आपके 9 महीने जाने के बाद हम ऐसे लड़कारे होंगे कि आपसे $30 अरब मांग लेंगे। हमें आप इस नगर में ना हो जाए, हम मुल्क के भविष्य से जोड़े, हम काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क को हम डिलीवर करें, हम उसमें अपना बेहतर रोल अदा करना चाहते हैं, हम रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। आपके डीप टैक्स लगाने की वजह से आप ये देखिए कैपिटल ऑफ फ्लाइट हो गया, लोग दुबई की तरफ, वो USA की तरफ, वो दूसरे कंट्री से की तरफ चले गए। होना तो ये चाहिए कि आप ये डीप टैक्स खत्म करें, आप ये प्रॉपर्टी टैक्स को रिलीफ दें, आप ओवरसीज पाकिस्तानी को रिलीफ दें जो 26 बिलियन डॉलर आगे वो वापस हम 30 बिलियन डॉलर पे लेके आए, उसकी जगह आप इस तरह के टैक्स लगा के इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या हासिल हो जाएगा? साथ साथ में आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, इसाक दार साहब की बड़ी मेहरबानी थी कि उनको हमने कुछ दस्तावेज पेश की थी हमारे शायद के सामने और उन्होंने मान लिया। आपने जो बताओ बजट से 4-5 दिन पहले उन्होंने हमें रिप्लाई किया था कि हम ये दस्तावेज माने, जिसमें हमने उनको रिक्वेस्ट की 2 लाख 13 लाख पाकिस्तानी को लाने थे, कम से कम 20,000 आदमी ये आपको पैसे लाके देंगे हर साल, आपके 5 साल में $20 अरब आ जाएंगे, तो जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इससे कवर हो जाएगा। इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी को आप एडवांस में रिमूव कर दें और उनको कोई सहूलत दे दें ताकि वो रेमिटेंस बने, हम दुनिया भर में रोड शो करेंगे,
हम कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएंगे, हम कर सकते हैं। इसी उन्होंने उनको प्रपोजल दिया था कि भाई आप टैक्स जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इम्पोर्ट में से, तो आइए हम उस पर बैठते हैं कि हम किस तरह उसको एक्सपोर्ट बेस बना सकें, ताकि इम्पोर्ट से हमारी जान चुके हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ा रहे, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में चले। यही फार्मूला आज की दुनिया अप्लाई करिए, यही फार्मूला हमसे 2 घंटे दूर दुबई अप्लाई कर रहा है, वो गोल्डन वीजा दे रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना है। इसी तरह तुर्की कर रहा है, इसी तरह ग्रीस कर, यही पूरी दुनिया अप्लाई करिए। इसको हमने चुना, वहाँ भी आईएमएफ है, उनको भी अलाउ किया, तो हमें क्यों नहीं अलाउ? हम ये समझते हैं कि हमारा वशीकरण है, ये सारी चीजें बंद करके हमारे साथ बैठना चाहिए, और हमें टैक्स लगाने में कोई इनकार नहीं, लेकिन टैक्स वो लगाए जिससे ना मुल्क चले, ना कि वो टैक्स लगाए जिससे हम शट डाउन करें। अच्छा, और एक बात और ये बताइए, अब मौजूदा गवर्नमेंट के जाने में रिपोर्ट आ रही है 15 से 20 दिन है, तो आप बजट को तकरीबन हम ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं, महीने, तो आप इतने अर्से तक खामोश रहे, जबकि बजट आ गया था और पूरी बजट बुक छपी चुकी थी आपके सामने, लेकिन क्या बहुत आपने डिले किया कि आपकी बात नहीं सर, जिस वक्त से बजट आया है हम उस वक्त से जो है आपका गवर्नमेंट को जो है गाय बगाए जो है इन्फॉर्म कर रहे हैं। आज तक बजट का किसी भी किस्म का कोई ऐसा नहीं निकला प्रॉपर्टी क्लियर का, ना 7E का निकला है, ना बाकी चीज़ों का निकला है, और इस वक्त सूरत ये हो गई है कि काम बंद हो गया है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमने जिस तरह से अभी नाज़िर औज़ा ने कहा कि ये हमने तजवीज़ दी थी, जिसको बजट स्पीच में जो है सरकार साहब ने खुद कहा था कि $1 लाख जो है ओवरसीज पाकिस्तानी लेके आ सकता है, लेकिन अवर नाइट जो है वो रात को उन्होंने 4 दिन बाद एक स्पीच की जिसमें खत्म कर दिया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिन चीज़ों से रेमिटेंस बढ़ सकता है, जिन चीज़ों से जो है इंडस्ट्री चल सकती है, जिन चीज़ों से जो है रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है, उन चीज़ों को चलने दें। हम तो पहले दिन से जो है ये इस चीज़ पे जो है अटल है। आपने देखा होगा कि जो पहली तकरीर थी बजट की, जो असेंबली में पेश की गई थी, वो कुछ और थी, और एक रात को खड़े होकर उन्होंने सब चेंज कर दिया। तो ये हम लेट नहीं हुए हैं और ना लेट होंगे, जब तक आप हमारे साथ हैं हम आपके साथ शाना बशाना चलते रहेंगे। आप लोगों ने हमारी बात जो है वो आगे पहुंचानी है, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं है कि हम अपनी बात को जो है वो आगे पहुंचाएं। आप साहब हजरात हमारी बात आगे पहुंचाएंगे। हमारे जो है 3 जुलाई के लेटर्स का जो है आज तक जवाब नहीं दिया गया है, ना सूबाई सतह से, ना वफाक की सतह से। वो कहते हैं अभी तक कोई चीज़ क्लियर ही नहीं है हमारे पास। 7E के ऊपर तमाम चीज़ों का अब आज तक जो है वो कुछ भी नहीं आ सका। अच्छा, सेल परचेज में कितने % कमी है? सेल परचेज जो है अगर आप मुझसे एरिया वाइज पूछेंगे तो इस वक्त जो है वो बैरियर टाउन में 45 से 50% कमी आ गई है। DHA सिटी में भी 40 से 50% जो है रेट्स नीचे आ गए। सेल परचेज तो हो नहीं रही, मैं रेट्स की बात कर रहा हूँ। बायर ही नहीं है, सेलर तो मौजूद है, बायर नहीं है, यानी कि 90% सेल डाउन हो गई। डाउन हो गई। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची में जी टोटल मेंबरान कितने हैं आपको कराची में? देखिए, कराची में हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबरान हैं वो 25,000 हैं। हर ऑफिस के अंदर अगर आप इसको 5 से ज़रब दे दें, वैसे तो ऑफिस हमारे 25 से 30,000 हैं। देखिए, SRB जो है, SRB के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं, SRB में मुख्तलिफ उसके ऊपर मुख्तलिफ जोन में रजिस्टर्ड है। हम SRB की जो तादाद है तो आप लोगों की 422 लगता ही नहीं है। देखिए सुने, SRB जो है, SRB सर्विसेज चार्जेस है जिसको हम दे रहे हैं, इसके ऊपर भी हम पिछले 5 साल से जो है वजीर आला साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो SRB है वो 5% है, हम हमारे ऊपर 10% लगाया हुआ है। तो हम कहते हैं कि एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये आप चीजें कर लीजिए तो हर आदमी हाजिर है। हम 10% SRB दे रहे हैं। सही है सर, लेकिन जब 25,000 होगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो आपको 25,722 और दूसरी बात ये कि आपका सेक्टर जो है प्रॉपर रेगुलराइज भी है, क्योंकि मार्केट वैल्यू अलग होती है, बुक वैल्यू अलग होती है, तो आपका कमीशन बीच में निकलता है। देखिए, बात ये है कि अगर हमें जो है गवर्नमेंट सूबाई सतह पर सहूलत दे तो रजिस्टर्ड होने की तादाद में हमारे डिफेंस सेक्टर से तकरीबन 70-80% रजिस्टर्ड भी है और हमारे इंडियन होल्डर भी हैं। लेकिन मसला हमारा कहने का ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे, जिस तरह पंजाब में 0.5% लेते हैं, इसी तरह हमसे जो है ये नेगोशिएट करें, क्योंकि अब तक वो
हम ये नहीं करवा देंगे परचेजर से, लेकिन अब तक उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया था, जो इनके कमिश्नर है उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया था कि हम ये कर सकते हैं, तो अब तक वो कर नहीं रहे हैं, करेंगे तो हम तो इनके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से साथ मिलकर चलना चाहते हैं, हमारी बात तो सुनी जाए। जी जी बोलिए। मैकेनिज्म जो है वो आप तक काम नहीं हो सका है कि किस रेट को सर हमारा मैकेनिज्म हमारे 50 पैटर्न उनके पास पड़े हुए हैं, 2016 से हम इस तस्वीर में हैं कि कोई हमारे साथ तो हमारी रसाई होती है, उनसे मीटिंग होती है, लेकिन वजीर आया तक वही होती है और हमारी बातचीत होती है। अभी जैसे उन्होंने फरमाया कि स्टेक होल्डर से बैठ के मीटिंग करेंगे और कोई बातचीत करेंगे तो जरूर उसमें जो हल मिलेगा और हम उनके साथ हैं, हम लग रहे हैं। इससे कारोबार नहीं चल रहा, मुल्क की मैशत को नुकसान हो रहा है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जितनी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है वो सब तबाही का शिकार है, मतलब पूरा पहिया जो है वो जाम हो रहा है और सारा नुकसान मुल्क की मैशत हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम तो साथ हैं, हम तो इनकी टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट टीम है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मार्केटियर है इनके गवर्नमेंट के, कि हम फिर ओवरसीज क्लाइंट जाते हैं और लोकल क्लाइंट जाते हैं और रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमको मार्केटियर है, फ्री के को मिले हुए कोई फैसिलिटी हमारे लिए है नहीं ना, हमें कहीं अभी तक रजिस्टर किया तमाम एफटीए के तहत ये जो हालिया बजट के अंदर जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस वह उनसे पाना और जो उसके लिए हम इकलाफ इस्तेमाल करते शफूल मारेंगे, तो इसके खिलाफ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया और नाजबाद कराची के लिए तमाम एसोसिएशन लहरिया 2016 के अंदर इसका डॉक्टर यही वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और आज भी वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उस वक्त भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी और आज जो है वो मुस्लिम लीग नून लीग हुकूमत का हिस्सा है। उस वक्त भी इन्होंने रमजान मुबारक के अंदर शफर मारा था और पहली दफा जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नाफिज किया जो है वो गैर जो है वो मुनसिफाना तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बैक्टीरिया पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन के साथ मिलकर कराची का मुकदमा लड़ा और सबसे पहली वैल्यूएशन कराची के अंदर किया कि यही बैक्टीरिया को एहसास आता है कि उससे ये टैक्स की। आज भी उसके सदर जनाब जोहर इकबाल साहब और दीगर हमारे जो एसोसिएशन के यहाँ मौजूद हैं वो सब इसीलिए जमा हो गए हैं कि जो 7 साल पुरानी जो तारीख दोबारा दोहराई जा रही है और इस तारीख के अंदर दोबारा से एक नया कानून शफूर 7 जो बताया हमारे जोहर इकबाल साहब ने और हमारे नादिर रोजा साहब ने कि एक ऐसा डीप रेंटल वैल्यू टैक्स प्लॉट के ऊपर कहाँ से कोई किराया ना आएगा कि इसके ऊपर हम वो करेंगे और उसको उन्होंने कंडीशनल कर दिया कि जब तक कि आप ये टैक्स नहीं भरेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। उसी के साथ हमारे साथी ने पूछा कि अब पहले कितने टैक्स थे और अब कितने टैक्स हैं, तो 30 जून 2022 तक के जो टैक्स थे किसी भी प्लॉट के ऊपर ट्रांसफर करवाने के सिर्फ 2% टैक्स था, 1% खरीदार का टैक्स, 1% सेल करने का टैक्स। फिर 30 जून 2023 तक का जो टैक्स था वो उससे डबल हो गया, 2% खरीदारी का टैक्स, 2% बेचने वाले का टैक्स, और अब वो वाला टैक्स जो है वो 3% खरीदार, 3% बेचने वाला, और फिर उसके बाद जो बिल्डअप प्रॉपर्टी होती है उसका 1% टैक्स होता है, और अगर वो डिफेंस की प्रॉपर्टी से हटकर हो पूरी कराची की तो 1% डाउन टैक्स होता है। 8% टैक्स जो पहले 3% हुआ करता था, आज हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई को तो वो 8% है। ये फाइलर का टैक्स, और अगर हम नॉन फाइलर की बात करते हैं तो वो 18.5% का टैक्स है। मेरा नाम आसिफ अब्दुल करीम है और मैं जो हूँ वो डेफिनेटली का भी मेंबर हूँ और कराची से DHA मुल्तान रियल्टर्स एसोसिएशन का नायब सदर भी हूँ मैं। और ये DHA मुल्तान क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर डेफिनेटली नुमाइंदा जमात है डिफेंस ऑफ इंडियन की, तो ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में कराची के अलावा 7 और DHA थे, कुल मिलाकर 8 DHA थे। इनमें साउथ पंजाब का सबसे बड़ा जो DHA साउथ पंजाब का वो DHA मुल्तान है, और DHA मुल्तान तकरीबन बहुत बड़े पैमाने पर अपनी तरक्याती कामों की वजह से, ग्रोथ के हिसाब से, अपने जो है वो एप्रिसिएशन के हिसाब से बहुत नुमाया मकाम रखता है। लेकिन आप देखिए कि जो इस वक्त FPR का कि नामुनसिफाना गैर मुनसिफाना वहाँ की वैल्यूएशन है, इस पर मैं यहाँ पर आज इस बैक्टीरिया के एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस भरपूर एहतजाज करता हूँ और हुक्काम बाला तक और FPR के तमाम मुतालिकीन तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि जो आपने मुल्तान में DHA मुल्तान के अंदर जो अपने नामुनसिफाना तरीके से जो FPR की वैल्यूएशन नाफिज की गई है, इससे पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान का भी बहुत ज़्यादा Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu dia? Apa nak cakap sebab tu?
प्रॉपर्टी डेवलपर एसोसिएशन। क्योंकि जिस वक्त हम सबको खुशखबरी मिली थी जिसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से हमें हटा दिया गया है, तो इसमें किसका किरदार था? इसमें रियल इस्टेट बिजनेस कम्युनिटी का पूरा हाथ था। इसने सारे कानूनी सारी शराइत को पूरा करने में अपना करीबी किरदार अदा किया और पूरे उसके अंदर जहाँ जहाँ बजट में तकरीबन लेकिन दीगर तमाम तमाम जो उन्होंने अपनी बात करके इस अंदाज में उड़ाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि रियल एस्टेट का काम बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इसमें खत्म होने के नुकसान क्या है? बेरोजगारी बढ़ेगी। नंबर 2 सबसे गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है वो रेवेन्यू नहीं जमा हो सकेगा, क्योंकि जब ये काम ही नहीं होगा करेंगे तो हो जाएगी। लेकिन ये 80% लोग जो है इस शोबे से छोड़ देंगे और कुछ और शोबे का इंतजाम करेंगे जो भी शोबा स्टॉप होगा और नहीं तो लोग दूसरे पे चले जाएंगे। रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है कि इसमें पाकिस्तान के लोग बाहर भी जाके तुर्की में और भी मुल्कों में आप सबके इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इस मुल्क को इसका रेवेन्यू गवर्नमेंट ने पूरी तरह कलेक्ट करना है तो इसलिए लाजमी है कि रियल एस्टेट बिजनेस में आने वाले सरमाए को रोकने के बजाय उसके लाने के लिए मंसूबे बनाए जाए और ये सारे टैक्सेस जो लागू किए गए अगर ये हटा दिए जाए तो इंशाल्लाह हमें पूरा इस मुल्क का जो भी रेवेन्यू टारगेट है ये साहब को यकीन दिलाते हैं कि वो अगर हमारे साथ बैठ के हमारी एसोसिएशन हमारी फेडरेशन और जो भी नुमाइंदगान हमारे जाते हैं उनके साथ बैठ के तय कर लें तो हम इंशाल्लाह इस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे ताकि मुल्क के रेवेन्यू जनरेट हो। और बाकी ये कि अगर जो कुछ भी काम चाहिए लेकिन शर्त यही है कि वो टैक्सेस को कम करें। बहुत शुक्रिया। सवाल ये आपसे कि ये टैक्स लगाए गवर्नमेंट ने, इसके हवाले से आप अदालत से रिव्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे? और दूसरा सवाल आपके लिए जो सब सवाल है, सवाल यह है कि अभी आप लोगों के ऊपर बात आई है टैक्स लगे तो आप परेशान हो यहाँ पर आ गए, लेकिन ऐसे बहुत से रियल एस्टेट एजेंट्स मौजूद हैं जो कि बिल्कुल किराएदारों को हिरासा करते हैं, धमकियाँ देते हैं घर खाली करने के हवाले से और सिंचाई संगी नजायज से धमकियाँ देते हैं। तो ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स के खिलाफ आप क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के नंबर आप कर सकते हैं? देखिए पहले इसी का जवाब तो ये है कि डीम रेंटल के ऊपर ऑलरेडी जो है वो तमाम सूबों की हाई कोर्ट के अंदर केस है। सिंध हाई कोर्ट ने जो है इस केस को जो है वो परसू नहीं किया, हमने रिटेन नहीं किया, तो हमारे पिटिशनर जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इंटरम जो है रिलीफ मिला हुआ है, अभी तक जो है ये डिसाइड नहीं हुआ है। पंजाब हाई कोर्ट ने इसको जो है गैर मुस्तफाना गैर शरई देते हुए जो है कलम करार देके खत्म कर दिया है। बलूचिस्तान कोर्ट ने जो है रिलीफ कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद इन तमाम कोर्टों के फैसलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो है पेंडिंग है इसका फैसला, उसके बावजूद जो है ये टैक्स जो है वो लागू किया गया है। तो हम यही तो कह रहे हैं, आप ये जो हमने तजवीज़ आपको दी है इसमें कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में के अंदर जो पिटीशन गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट करो। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि देखिए आज जो आपने सवाल किया कि हरासा करते हैं ये, तो अगर किसी भी जो है एरिया का अंदर रेंटल लिया हुआ शख्स जो आमद को हरासा कर रहा है वो उस एरिया की एसोसिएशन के पास जाए। तमाम एरियो के अंदर जो है वो एसोसिएशन मौजूद है। गुलशन इकबाल की अपनी है, मेवाड़ की अपनी है, बहरिया में अपनी है, नाजाबाद उसके अंदर वो जाए, वो अपना टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो जमा कराए। देखिए आपके इल्म में है कि पिछले 5 साल से हम इस चीज़ को जो है अभी कहा फखर भाई ने कि हम सब कुछ गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। DNAPT में कौन रजिस्टर्ड हुआ है? रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड हुआ है। आपने आज तक सुनारों को रजिस्टर्ड नहीं किया, आपने आज तक जो है मनी चेंजर्स का जो है वो नहीं है, लेकिन DNAPT हम जो है वो कर रहे हैं। मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग अगर हो रही है तो वो रियल एस्टेट एजेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के गवर्नमेंट को दे। हम लोगों ने रिस्क लिया हुआ ये, हम रजिस्टर्ड हुए हैं, SRP हम दे रहे हैं, ठीक है, हम गैर मुनसफाना सारे टैक्सेस दे रहे हैं, पूरी एसोसिएशन चला रहे हैं, लोगों की वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों के केसेस निपटा रहे हैं, थानों के अंदर इम्प्लीमेंट करा रहे हैं अपने रेंटल एग्रीमेंट को लेके जाके। ये सवाल कर देना आसान है, लेकिन आप मेरी जगह आके बैठे
तो आपको पता चलेगा कि रात दिन हम जब किसी भी एसोसिएशन के सदर या जनरल सेक्रेटरी बनते, हमारे ऑफिस को ताले लग जाते हैं। रात दिन कभी 12 बजे किसी को उठा दिया गया है, कभी किसी को हो गया है। अभी आपने देखा है कि जी वो गाड़ी जो बम ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल हुई है वो चोरी होके गई थी, तो आज जिनके वहां से चोरी की रिपोर्ट है उनका क्या हाल है। तो यही हालात हमारे होते हैं कि जहाँ पर भी आपको हर चीज का इल्म है कि हम रेंटल एग्रीमेंट को जो है वो पुलिस से करवा रहे हैं कि भाई ये हमने रेंटल किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई हादसा हो जाता है तो भी हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, कोई किसी को हरासा नहीं कर सकता। और खासतौर पे टेनेंट के लिए तो बहुत सख्त कानून है, उसकी जांच पड़ताल भी होती है, उसके बायोमेट्रिक भी होता है रेंट पे देने के लिए। अगर इसके अलावा कोई आप लोगों का सवाल है तो आज पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और आपका जो फैसिलिटी है वो बात आपका इंतजार करना है। आप लोग से गुजारिश हुई है कि हमारी इस आवाज़ को नेक के तक पहुँचाते हैं।